नेशंस हैं, जो ब्रांड्स होते हैं बड़े बड़े, अगर वो बिना प्रॉपर मर्जर प्रोसेस फॉलो करे, यानी कि एक दूसरे के साथ वो हैंडशेक करना चाहते हैं, मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि अलाउड नहीं। पहली बात तो बहुत मुश्किल से ऐसा अलाउड हो जाता है, क्योंकि फिर से कॉम्पिटिशन एक्ट क्या कहता है कि कॉम्पिटिशन बना रहना चाहिए। तो अगर ब्रांड्स, हाँ जी मेरे CS डिबलिटी वाले बच्चों, बेटा आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसकी हम बात कर रहे हैं की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल एनवायरनमेंट कवर करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी आरएम सीरीज में डिटेल में, फटाफट से इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से बेटा सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 8 में, वो है हमारा प्यारा कौन सा बेटे, नीति आयोग, है ना। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया, 5 ईयर प्लान्स को खत्म कर दिया, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से बना हुआ और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ गया नीति आयोग, है ना। फॉर द मेन पर्पस क्या था, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, राइट। और एक वर्ड बेटा नीति आयोग के साथ हमेशा आपको देखने को मिलेगा, थिंक टैंक। नीति आयोग इज बेसिकली थिंक टैंक, यानी जो सोचने का काम करता है और सोच समझ के पॉलिसीज को अप्लाई करता है इकोनॉमी में, राइट। तो देखते हैं नीति आयोग क्या, एक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वैसे हिंदी वर्ड है, फुल फॉर्म ये है, इज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक आ गया ऑफ द गवर्नमेंट। इट वॉज एस्टेब्लिश ऑन जनवरी 1, 2015, है ना, जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। और जब ये रिप्लेस करा इसने, इसको प्लानिंग कमीशन कब हुआ था, 1950 में, और जब इसने रिप्लेस किया ना, तो उस समय हमारा 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था 2012 से 2017 वाला, जो कि लास्ट 5 ईयर प्लान था, 12th 5 ईयर प्लान। और इसके इन बिटवीन ही प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग आ गया, यानी प्लानिंग कमीशन के अंदर जो 5 ईयर प्लान्स बनते थे उनकी कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। चलो जल्दी देखते हैं आगे। फुल फॉर्म क्या बेटा पता लग गया हमें, स्टैब्लिश कब हुआ पता लग गया, किसको रिप्लेस करा, प्लानिंग कमीशन को, जो कि 1950 से 2014 तक का टेन्योर है इसका। नेचर क्या है, पॉलिसी थिंक टैंक, पॉलिसीज को सोच समझ के बनाने वाला एक इंस्टीट्यूशन, राइट। टाइप क्या है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैब्लिश बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से पास हुई है, ठीक है जी। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, ठीक है बेटा। चलो क्यों फॉर्म हुआ बेटा, प्लानिंग कमीशन तो ये था ही, टॉप डाउन अप्रोच टू प्लानिंग थी इसमें। स्टेट्स वर सीन एज मेयर इंप्लीमेंटर्स ऑफ दी सेंट्रली डिसाइडेड प्लान्स, मतलब बेसिकली नीति आयोग में सबको इक्वल पावर्स दी गई। नहीं तो अदरवाइज क्या था कि सेंटर डिसाइड करती थी और वो बता देती थी स्टेट को कि ऐसे करना है। लेकिन अब क्या कर दिया गया, एक सोवरेनिटी क्रिएट कर दी गई, कि क्या करा कि एक फेडरलिज्म करके, कि सारी स्टेट्स, मतलब को सबकी सारी स्टेट्स को इक्वल पावर दी गई कि वो खुद भी डिसीजंस ले सकती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है ना। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच टू द डेवलपमेंट एंड रिजिड 5 ईयर प्लान्स का स्ट्रक्चर जो था हमारा, ये सारे प्लानिंग कमीशन में कमियां थी, जिसकी वजह से क्या आया, नीति आयोग, राइट। ठीक है जी। 2015 ऑनवर्ड्स क्या हो गया, बॉटम अप अप्रोच हो गई, है ना। स्टेट के पास इक्वल स्टेट जो इक्वल पार्टनर बन गई डेवलपमेंट्स में, ऐसा नहीं कि उनको सेंटर से पूछ के करना है कुछ। फिर टेलर्ड स्ट्रेटजीज आ गई फॉर डिफरेंट स्टेट्स, टेलर्ड स्ट्रेटजीज मतलब प्रॉपरली बनाई गई स्ट्रेटजी स्टेट्स के लिए। फ्लेक्सिबल और डायनेमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क आया। एम्फेसिस किस पे दिया गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सबको मिलजुल के काम करना है, ऐसा नहीं है कि कोई पावर होगी किसी की वो बताएगा तभी होगा, मिलजुल के काम करना है इक्वल तरीके से डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। चलो ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेटा इसके, सबसे पहले शेयर्ड विजन है, एक शेयर्ड विजन की अच्छे तरीके से काम हो। इवॉल्व अ शेयर विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, सेक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट्स। स्टेट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करा गया, पहले सिर्फ उनको कमांड दी जाती थी, अब क्या कर दिया, उनको एक्टिवली इन्वॉल्व कर लिया गया। फिर बेटा उसके बाद है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स विद द स्टेट्स, रिकॉग्नाइजिंग दैट स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन, की स्टेट जितनी स्ट्रॉन्ग होंगे अपने आप में, नेशन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। विलेज लेवल प्लानिंग पे भी बात करी गई, मतलब पहले तो होता था सिर्फ अर्बन सिटीज में, जब ये नीति आयोग आया तो विलेज लेवल अंदर अंदर घुस के बेटा डेवलपमेंट करी गई, है ना। डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट द क्रेडिबल प्लान्स एट विलेज लेवल एंड एग्रीगेट प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल्स, जिसको हम बोला ग्राम पंचायत, है ना, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, हर जगह कवर, मतलब ओवरऑल कवरेज करी गई नीति आयोग में, ठीक है। चलो नेशनल सिक्योरिटी की बात करें अगर, एंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन द इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी ऑन एरिया स्पेसिफिकली रेफर्ड। फिर फोकस करा वल्नरेबल सेक्शंस के ऊपर, वो सेक्शन जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, है ना, जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली, बताया ना, फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस से जिनको इक्वली बेनिफिट्स नहीं मिल पाते उनको भी बेनिफिट दिए गए नीति आयोग में। फिर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फ्रेमवर्क आया, डिजाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, मॉनिटर प्रोग्रेस एंड एफिकेसी, यूज फीडबैक फॉर मिड कोर्स करेक्शंस, ठीक है ना। फीडबैक्स लिए गए कि कोई भी चलते हुए प्रोजेक्ट के बीच में अगर करेक्शंस करने हैं तो।
पार्टनरशिप्स हुई इसके अंदर, किस मतलब मैंने बताया ना, नीति आयोग ने और दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ भी पार्टनरशिप करी है ना। प्रोवाइड एडवाइसेज एंड एनकरेज द पार्टनरशिप बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एंड नेशन, इंटरनेशनल थिंक टैंक, एजुकेशनल एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। ये जो और दूसरे इंस्टीट्यूशन, दूसरी अथॉरिटीज जो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उनके साथ पार्टनरशिप करी गई, ठीक है ना, ताकि उनकी भी एक्सपर्टीज को कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यूज करा जा सके, ठीक है। चलो फिर उसके बाद हमारे पास आता है बेटा फीचर्स में, पहले एक और देखते हैं यहाँ पर, अदर एक्टिविटीज में अंडरटेक अदर एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर दी फर्दर नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा। इसके और भी कुछ हमारे पास फीचर्स थे जो आप एक बार आराम से भी देख सकते हैं ना, हमने इंपॉर्टेंट कवर कर लिया बेटा सारे फीचर्स ऑफ नीति आयोग में। 4 मेन हेड्स है नीति आयोग, एंटायर गवर्नमेंट गैम्यूट ऑफ एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू द 4 मेन हेड्स। कौन कौन से बेटा, डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरेशन, मॉनिटर एंड इवैल्यूएशन और थिंक टैंक नॉलेज इनोवेशन हब। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके पास नीति आयोग के कौन से 4 मेन हेड्स हैं जिसके अंदर नीति आयोग काम करता है बेटा, ठीक है। तो डिजाइन पॉलिसी प्रोग्राम फ्रेमवर्क, फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मॉनिटर एंड इवैल्यूएशन और थिंक टैंक नॉलेज और इनोवेशन हब, एक ऐसी जगह जहां पर इनोवेशंस को और सारी चीजों को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है ना। चलो जी, 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। इसके बाद नीति आयोग इज बेस्ड ऑन दी 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। इफेक्टिव गवर्नेंस में आएगा प्रो पीपल, यानी कि पॉलिसीज डिजाइन फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज डिजाइन करना। प्रोएक्टिविटी बोले तो प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर डेवलपमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले कुछ होगा, कुछ नुकसान होगा फिर डेवलपमेंट होगी, नहीं, पहले से ही प्रोएक्टिव रहना है डेवलपमेंट्स के लिए, ठीक है। फिर पार्टिसिपेशन जरूरी है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, और फिर एम्पावरिंग यानी कि एनेबलिंग द पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस, इनको एनेबल करना और इनको पावर्स देना, और ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। फिर इंक्लूजन ऑफ ऑल, नन वन लेफ्ट बिहाइंड, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, हमने कहा ना वल्नरेबल सेक्शन, वो सारी जगह सब कुछ कवर किया जो पहले प्लानिंग कमीशन में कवर नहीं था, उन सारे सेक्शंस तक भी जाके कवर करा गया। इक्वालिटी रखी गई, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको, ट्रांसपेरेंसी रखी गई, ओपन एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस, ऐसा नहीं होगा कि किसी के पास होगा किसी के पास नहीं होगा। तो बेटा इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है ना, 7 पिलर्स, शॉर्ट फॉर्म बना के आप याद रख सकते हो। चलो फिर आता है डायमेंशंस ऑफ एम्पेयर, टिपिकली में क्या क्या जाता है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ये सब। फिर आता है वर्टिकल्स, कौन कौन से नीति आयोग में वर्टिकल्स कवर्ड है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ 28 वर्टिकल्स है। नीति आयोग इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू मल्टीपल वर्टिकल्स डिवीजन टू द कैरी आउट दी इट्स मैंडेट इफेक्टिवली, ईच वर्टिकल फोकसेस ऑन द स्पेसिफिक सेक्टर और एरियाज। बेटा टोटल 28 वर्टिकल्स में डिवाइड करा गया है, और हर एक वर्टिकल में उसका काम डिवाइडेड है कि ये वर्टिकल है और उसका ये काम होगा, ठीक है ना। इसका अलग से कोई वर्टिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा, पर ये हो सकता है कि आपसे नीति आयोग के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो जितना आपको मैक्सिमम याद हो आप उतने लिख सकते हो, ठीक है ना, जितने मैक्सिमम याद हो। तो जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, डेटा मैनेजमेंट, ई मोबिलिटी, एनर्जी, एजुकेशन, तो ये सारे वो एरियाज है, वो वर्टिकल्स है जो नीति आयोग ने कवर किए हुए हैं। तो जितने मैक्सिमम आप याद रख सकते हो उतने याद रख के लिख सकते हो, ठीक है ना। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, गवर्नमेंट रिसर्च, गवर्निंग काउंसिल, ये बेटा लर्न करने वाला टॉपिक है, इसमें समझाने वाला तो कम है क्योंकि जगहों के नाम है सिर्फ जो नीति आयोग ने कवर किए हुए हैं। वर्टिकल्स कौन कौन से एरियाज नीति आयोग ने कवर किए हैं, अलग से क्वेश्चन आने के चांस कम है, पर नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसमें मेंशन कर देना, ठीक है ना। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, मैनेजमेंट, अर्बनाइजेशन, एमएसएमईज भी कवर करिए इसके अंदर, है ना। उसके अलावा नेचुरल रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट, एनजीओ दर्पण, प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड मैनेजमेंट डिवीजन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कवर करी गई है, रूरल डेवलपमेंट कवर करी गई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल डेवलपमेंट डिवीजन्स, तो ये सारे एरियाज कवर करे गए हैं, ठीक है ना। और भी बेटा देखो, स्किल डेवलपमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंस एंड कोऑर्डिनेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड कल्चर, वाटर एंड लैंड रिसोर्सेज, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो टोटल 28 वर्टिकल्स है जो नीति आयोग ने कवर किए हैं, कि मतलब जिसके अंदर कोई भी छोड़ा नहीं, एक तरीके से हर एक वर्टिकल, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, हर एक जगह को कवर करा गया है, ठीक है ना, ताकि डेवलपमेंट हो तो ओवरऑल सब जगह हो इक्वालिटी के साथ। नाउ कैटेगराइजेशन ऑफ द वर्टिकल्स अगर हम बात करें थेमेटिक ग्रुप्स में, कैटेगरी इकोनॉमिक सेक्टर्स में कौन कौन से, अपन अगर जो सारी कैटेगरीज उनको बांध दे अगर एक जगह पे, मतलब उनकी मेन कैटेगरी बना दे, तो इकोनॉमिक सेक्टर्स में कौन कौन से आ जाएंगे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री 2, एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, वाटर और रिसोर्स और टूरिज्म। सोशल में आ जाएगा एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, ये सारे वही हैं जो 28 सेक्टर्स हमने पढ़े हैं, बस अब हमने उनकी मेन कैटेगरी बना दी और कैटेगरी को नाम दे दिया है। जैसे ये सारे आएंगे बेटा इकोनॉमिक सेक्टर में, ये एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, ये सारा आएगा बेटा सोशल सेक्टर में, विच इज रिलेटेड टू द सोशल वेलफेयर, है ना। तो ऐसे ही अगर इन सबको एक जगह बांध दिया जाए, सेक्रेटेरिएट, रिसर्च, गवर्नेंस, पीपीपी, प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये सारा किसमें आएगा, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डाटा मैनेजमेंट, ई मोबिलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फ्रंटियर टेक्निक्स, ये सारा किससे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से, इसको हमने डाल दिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में। फिर कुछ जहां पर स्पेशल फोकस करा गया, एसडीजी, एनजीओ दर्पण, आइलैंड डेवलपमेंट, मैनेजिंग अर्बनाइजेशन, ये सारा डाल दिया हमने किसमें, स्पेशल फोकस एरियाज में, ठीक है। ये हमने उन्हीं 28 सेक्टर्स की क्या बना दी, कैटेगरीज बना दी अलग अलग, ठीक है ना। चलो कंपैरिजन में नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, अब जो जिसको रिप्लेस किया है उसके बारे में थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए कि भैया
क्यों, ये पूछा जा सकता है आपसे कि नीति आयोग आया तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया, पर ऐसा क्या था, क्या डिफरेंस था दोनों में, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो आप ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट बता दो भैया, ये 1950 में था, ये 2015 में हुआ है। नेचर क्या, सेंट्रली प्लानिंग अथॉरिटी थी, ये है पॉलिसी थिंक टैंक, जो मेन इसका नेचर है, ठीक है ना। अप्रोच क्या है, टॉप डाउन अप्रोच थी, यानी हायर लेवल से लोअर लेवल तक बातें फॉलो होंगी। ये है बॉटम्स अप अप्रोच, यानी पहले लोअर लेवल पर चीजें होंगी और धीरे धीरे ऊपर तक डेवलपमेंट मूव करेगी। फेडरलिज्म है, सेंट्रल डोमिनेटेड, जो सेंटर बोलेगी वही स्टेट्स को फॉलो करना था कमांड। यहां पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है कि मिलजुल के डेवलपमेंट के लिए काम करना है, ठीक है ना। चलो, प्लान सिस्टम इसमें 5 ईयर प्लान था, इसमें क्या कोई 5 ईयर प्लान नहीं है, रिप्लेस कर दिया भाई नीतीश 3 ईयर एक्शन प्लान बनाया, 7 ईयर की स्ट्रेटेजी और 15 साल का विजन। मतलब इन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाओ ना, क्यों हर बार 5-5 साल का प्लान बनाना है, तो उन्होंने कैटेगरीज बना दी अलग अलग, ठीक है ना। स्टेट का रोल क्या है, इंप्लीमेंटर्स थे, जो भी सेंटर बताती थी उसको स्टेट्स क्या करती थी, इंप्लीमेंट। लेकिन यहां पर क्या बनाया गया, स्टेट्स को इक्वल पार्टनर बनाया गया डेवलपमेंट में, ठीक है ना, कि इक्वली पावर्स दी गई, इक्वली डेवलपमेंट में पार्टनर। फ्लेक्सिबिलिटी क्या, यहाँ पर रिजिड है, वन साइज फिट्स ऑल की भैया एक होगा वही सबके साथ फिक्स होगा। यहाँ पर फ्लेक्सिबल है, टेलर्ड स्ट्रेटेजी, यानी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। टेलर्ड स्ट्रेटेजी का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट स्ट्रेटेजीज को मॉडिफाई भी करा जा सकता है, ठीक है जी। फोकस किस पे था इसका, रिसोर्स एलोकेशन पे। यहाँ पर है पॉलिसी से रिलेटेड एडवाइस, इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक विजन को लेके। यहाँ पर हमारी मेंबरशिप जो है फुल टाइम मेंबर्स होते हैं इसमें क्या है, पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सीईओज हैं, क्योंकि हमने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कोलैबोरेशन करा नीति आयोग में, तो दे में भी पार्ट टाइम मेंबर्स कि कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम हो सकता है इन्वॉल्व कर लें किसी को, एंड दैट्स इट, कोई परमानेंट मेंबर नहीं बनाया, ठीक है ना। फिर आता है की अचीवमेंट और इनिशिएटिव्स ऑफ द नीति आयोग का, क्या अचीव किया बेटा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, यानी कि ट्रैक्ड एसडीजी प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके अंदर इंप्रूवमेंट आया, यानी कि हमारा जो पॉवर्टी था अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशन, उसके अंदर इंप्रूवमेंट आया। ये सारे एरियाज है जिनके अंदर इनिशिएटिव्स करे नीति आयोग ने, है ना। एस्पिरेशनल एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, यानी ट्रांसफॉर्मिंग 112 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया नीति आयोग ने। फिर अटल इनोवेशन मिशन, जिसके अंदर प्रमोटिंग द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमने पिछले चैप्टर्स में भी ये बात कवर करी है कि लेटली गवर्नमेंट ने क्या किया, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा एनकरेज करना शुरू किया है ना, जिसके अंदर SC STs और वुमेन्स को भी रिजर्व करा गया है, और उनके लिए फंडिंग रिजर्व करी गई है कि वहाँ से अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर आता है तो उसको एनकरेज करा जाए, ठीक है ना। फिर नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी, विच इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर मेडिकल डिवाइस सेक्टर, मतलब मेडिसिनल सेक्टर या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी नहीं छोड़ा। नेशनल एनर्जी पॉलिसी, ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड डिफरेंट पॉलिसीज ड्राफ्ट करना जो कि कंट्री के हित में हो, है ना। टास्क फोर्स ऑन दी MSMEs, MSMEs के लिए रिकमेंडेशंस बनाएगी, उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट के लिए रिकमेंडेशंस बनाई गई फॉर MSMEs ग्रोथ, राइट। फिर आया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, हमारे कंट्री में कितना इनोवेशन होता है उसका इंडेक्स बनाया गया कैलकुलेट करने के लिए। रैंकिंग स्टेट्स ऑन इनोवेशन परफॉर्मेंस, देखा गया कि कितनी स्टेट्स में कितनी इनोवेशंस, कितनी नए नए आइडियाज जनरेट हो रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। फिर स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि मेजरिंग एजुकेशन क्वालिटी को मेजर करने के लिए इंडेक्स चेक करा जा रहा है। हेल्थ से रिलेटेड इंडेक्स, यानी स्टेट्स को रैंक करा जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ आउटकम्स, कहाँ पर कितनी ज़्यादा अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग। वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, यानी जहाँ पर ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर एनर्जी सेक्टर सेम आ गया। टास्क फोर्स ऑन MSME हमने पढ़ लिया, साइनिंग वाटर गवर्नेंस। और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यानी जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को चेक कर रहे हैं, एक्सपोर्ट रेडीनेस चेक कर रहे हैं कि कौन सी स्टेट जो एक्सपोर्ट के लिए रेडी है, जिनके पास कोई ज़्यादा टाइम या रिसोर्स नहीं लगेगा और दे आर रेडी टू एक्सपोर्ट, है ना। प्रोजेक्ट साथी के बारे में बात करें अगर, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन के लिए साथी प्रोग्राम। पूरा नाम क्या बेटा, ये बता दिया हमने, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एंड एजुकेशन साथी। कब लॉन्च हुआ है, 2017 में, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, टू आइडेंटिफाई एंड बिल्ड 3 रोल मॉडल स्टेट्स फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर। किसके बारे में बात हो रही है, स्पेसिफिकली स्कूल एजुकेशन सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। सिलेक्टेड स्टेट में झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश कवर्ड है इसके अंदर। पहला फेज कंप्लीट हुआ है मार्च 2020 में, पहला फेज कवर हो गया। फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ Digi7 डिजिटल मीडियम सपोर्ट की हेल्प से, ठीक है जी। चलो, फिर आया था बेटा हमारा CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन एक्ट के बारे में सुना है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेटा जितने भी है की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस सारे एक बार देख रहे हैं ना। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉम्पिटिशन एक्ट है 2002, इससे पहले ये हुआ करता था MRTP एक्ट, है ना, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, जिसका अल्टीमेट एम क्या था कि मोनोपोलीज को रेस्ट्रिक्ट करना, कि कोई मोनोपोली ना बन जाए और डोमिनेट ना कर दे बाकी सारी फर्म्स को। तो कंपटीशन एक्ट में वही है कि कंपटीशन को प्रमोट करना, कि कंपटीशन बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि जितना कंपटीशन रहेगा उतना ज़्यादा इकोनॉमी में क्या रहेगी, क्वालिटी और क्या कहते हैं क्वांटिटी इंश्योर होती रहेगी, है ना। एक एफिशिएंसी, एक क्वालिटी हमेशा इंश्योर रहेगी, क्योंकि कंपटीशन होगा तो हर कोई बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करेगा, है कि नहीं।
और प्राइजेस का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, गुड्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, कमोडिटीज सही बनेगी क्वालिटी वाइज। तो कंपटीशन एक्ट हमारा एस्टैब्लिश हुआ है, जिसके अंदर जो गवर्निंग बॉडी है कंपटीशन एक्ट को गवर्न करने वाली वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और बेटा इसके अंदर बहुत ज़्यादा ना हैवी पेनल्टीज है अगर कंपटीशन एक्ट के तहत कोई भी ब्रेक करता है इसके रूल्स। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ब्रांड्स होते हैं बड़े बड़े, अगर वो बिना प्रॉपर मर्जर प्रोसेस फॉलो करे, यानी कि एक दूसरे के साथ वो हैंडशेक करना चाहते हैं, मिलके बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि अलाउड नहीं है। पहली बात तो बहुत मुश्किल से ऐसा अलाउड हो जाता है, क्योंकि फिर से कंपटीशन एक्ट क्या कहता है कि कंपटीशन बना रहना चाहिए। तो अगर ब्रांड्स मर्ज भी होते हैं तो प्रॉपर उसके अंदर लीगल प्रोसीजर्स हैं, पूरे फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो ना करे जाए तो देयर आर सो मच हैवी पेनल्टीज अंडर दिस एक्ट। ठीक है ना। तो कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ? मार्च 2009 में। उससे पहले एमआरटीपी था, देखो आ गया, रिप्लेस कर दिया इसने एमआरटीपी को 1969, रिपील्ड विद इफेक्ट फ्रॉम इतने डेट से, खत्म कर दिया एमआरटीपी को, उसकी जगह ये आ गया। नए रूल्स, नई बातें थी इसके अंदर। रोल क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंप्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट, सीसीआई की बात कर रहे हैं ना। ऑब्जेक्टिव क्या बेटा इसका? टू प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे कंपटीशन पे इफेक्ट पड़े, कंपटीशन बरकरार रहना चाहिए, है ना। सेकंड क्या है? टू प्रमोट एंड सस्टेन दी कंपटीशन, बता दिया मैंने आपको कि मार्केट में कंपटीशन रहना चाहिए, है ना, टू प्रमोट एंड सस्टेन। तीसरा, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड रहे। ऐसा नहीं कि अब देखो जब मोनोपोली क्रिएट होती है ना तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट अफेक्ट होता है, जब कंपटीशन रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि प्राइस वॉर्स भी होगी, है ना। टू एंश्योर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कोई भी ट्रेड कर सकता है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है क्या? कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007 में, बॉट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस, प्रॉपर अमेंडमेंट्स आई थी 2007 से बाद में, है ना। चलो फिर आता है बेटा हमारा सेबी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सबसे मेन ऑर्गेनाइजेशन सेबी कह सकते हैं, क्योंकि जितनी भी कंपनीज लिस्टेड लिमिटेड कंपनी जिनके आप नाम सुनते हो, जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिनके शेयर्स की ट्रेडिंग करी जाती है, तो उन सबको गवर्न करने वाली बॉडी, उन सबके रूल्स रेगुलेशंस बनाने वाली बॉडी कौन है? सेबी। सब कुछ, मतलब कंपनी में अगर एक पत्ता भी हिलेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए सेबी को। सेबी को लिस्टेड कंपनीज की एक एक पल की खबर रहनी चाहिए, ये मैंडेटरी रूल्स हैं, ठीक है ना, लिस्टिंग रूल्स होते हैं इसके। तो देखते हैं कब स्टैब्लिश हुआ ये, 1992 में सेबी एक्ट बना। नेचर क्या? स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद में इसका क्या है? रीजनल ऑफिस है, ठीक है जी। अब पर्पस क्या है? टू रेगुलेट द इंडियन कैपिटल मार्केट को सही से चलाना और इंश्योर करना है कि कोई इन्वेस्टर का राइट या इंटरेस्ट या पैसा खराब ना हो, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी रीजन देखो, प्रिवेंट दी माल प्रैक्टिसेस इन कैपिटल मार्केट, गलत प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। प्रमोट दी डेवलपमेंट, कैपिटल मार्केट को प्रॉपर तरीके से डेवलप करा जाए ताकि वहां पर और फंडिंग्स और इन्वेस्टर्स का आना जाना लगा रहे, है ना। प्रेम्बल क्या है इसका? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, लीगल लैंग्वेज है थोड़ी सी, यानी जो भी मैटर्स उससे रिलेटेड होंगे वो सारे, जहां पे भी इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर आ जाएगा वो सारे मैटर्स कवर्ड होंगे, ठीक है बच्चों। चलो मेन फंक्शन क्या है? तीनों, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी फंक्शन और क्या बेटा? एक तो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, एक रेगुलेटरी और डेवलपमेंट फंक्शन है। तीन मेन फंक्शन बेटा सेबी के पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी थ्री मेन फंक्शंस ऑफ सेबी? तो तीन मेन फंक्शन, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी और डेवलपमेंट। प्रोटेक्टिव में क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, है ना, प्रोटेक्टिंग द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल प्रैक्टिस पार्टिसिपेंट्स, जो भी पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व है कैपिटल मार्केट में, जिनकी वजह से मार्केट चल रही है, उन सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। एक तो इसका प्रोटेक्टिव वाला फंक्शन है ना। तो क्या करता है? प्रोहिबिट करता है इनसाइडर ट्रेडिंग, कि पहले से ही शेयर का प्राइस लीक कर देना, मार्केट डिस्टॉर्ट होती है ना उससे, राइट। बार दी कंपनीज फ्रॉम परचेजिंग ओन शेयर्स फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट, प्रिवेंट इनसाइडर्स, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज और प्रमोटर फ्रॉम ट्रेडिंग बेस्ड ऑन नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो नॉन पब्लिक है वो लीक नहीं होनी चाहिए, राइट। चेक द प्राइस रिगिंग, प्रिवेंट्स अननेचुरल फ्लक्चुएशंस इन द सिक्योरिटी प्राइसेस दैट कॉज अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, ठीक है ना, कोई भी प्राइस रिस्क नहीं होनी चाहिए। फिर प्रमोटिंग फेयर प्रैक्टिसेस, बोले तो प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू द ट्रेडिंग, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सेबी को लगता है कि ट्रेडिंग को ये गलत तरीके से कर रहे हो आप, तो वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी मानी जाती है और वो प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है, ठीक है ना। फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइडर भी है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेशंस होते हैं मार्केट के इनसाइट एंड मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड, ताकि इन्वेस्टर्स को थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी मिलती रहे। फिर आता है बेटा इसका रेगुलेटरी फंक्शन, विच एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स एंड कॉर्पोरेट्स। क्या बनाता है? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है फाइनेंशियल मार्केट में। एक्टिविटीज के रूल्स एंड गाइडलाइंस, डिफाइंस रूल्स रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर कॉर्पोरेट्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, मतलब इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, मैंने बताया ना सेबी ये मेन जो सारे रूल्स रेगुलेशन बनाता है जिसको सबको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है जी।
टेक ओवर रेगुलेशन, रेगुलेट्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग ओवर अ कंपनी। अगर कोई एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर करती है तो उसकी भी रेगुलेशंस, उसके भी रूल्स है प्रॉपर, ऐसे नहीं कर सकता कोई भी, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस है, वो भी कौन बनाता है? सेबी। इंक्वायरीज एंड ऑडिट, कंडक्ट द इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंज के भी प्रॉपर ऑडिट, रेगुलरली चेक उनके ऊपर रखना भी, ये भी किसका काम है बेटा? सेबी का। स्टॉक एक्सचेंज भी कुछ गड़बड़ ना कर दे, है ना। इंटरमीडियरीज की रेगुलेशन जो रेगुलेट्स वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट ब्रोकर, जो बीच में लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हैं, दे आर दी ब्रोकर्स, तो उन ब्रोकर्स को भी रेगुलेट करना, उनके ऊपर प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस लगाना, राइट। फिर आता है डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट क्या है? प्रोवाइडिंग इन्वेस्टर्स विद नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग एंड मार्केट फंक्शन, यानी ये सारी चीजें करना जिससे ओवरऑल कैपिटल मार्केट डेवलप हो, तो इन्वेस्टर्स को नॉलेज देना। ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज इन द सिक्योरिटीज मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ट्रेडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, इंटरनेट वाया रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स। ये सुन के बड़ा अजीब लगे क्योंकि असल में पहले ऐसा नहीं होता था, पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग नहीं होती थी, फिजिकल फॉर्म में शेयर्स लेने जाना पड़ता था स्टॉक एक्सचेंज पे, बहुत पहले हुआ, फिर धीरे धीरे सब डिजिटल हुआ और ऑनलाइन हुआ, तो ये पहले के फीचर है बेसिकली, है ना। अंडरराइटिंग, मेकिंग अंडरराइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू। जनरली कंपनी का जब कोई इशू निकलता है तो उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल होना जरूरी है, अगर फुलफिल नहीं होता तो पूरा सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाता है, तो कंपनी को लॉस है, तो कंपनी को सारे जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया होता है सबको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो देर इज अ प्रोविजन ऑफ अंडरराइटिंग जो सेबी प्रोवाइड करता है, वो ये कहता है कि भाई किसी कंपनी का नुकसान ना हो, तो अंडरराइटर्स अपॉइंट होते हैं, वो कुछ मिनिमम सब्सक्रिप्शन को पूरा करने के लिए कुछ गारंटी ले लेते हैं, और कंपनी का मिनिमम, और कंपनी का जो भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है उसको वेस्ट नहीं जाने देते, उसके लिए वो कमीशन चार्ज करते हैं। तो दिस अंडरराइटिंग प्रोविजन इज प्रोवाइडेड बाय सेबी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। भाई जितनी कंपनी रहेंगी वहां पर उतना पैसा सर्कुलेशन में रहेगा, राइट। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं बेटा। सेबी हो गया हमारा है आरबीआई, जो मेन सेंट्रल बैंक, जो गवर्निंग बैंक है सारे बैंक्स का, है ना, उसी बैंक के अंडर ही सारे बैंक्स गवर्न करते हैं, चाहे पब्लिक बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। कब स्टैब्लिश हुआ? इस डेट पे, अंडर द एक्ट ऑफ 1934। इनिशियल सेंट्रल ऑफिस कैलकाटा में, मूव टू मुंबई 1937। ठीक है जी। नेशनलाइजेशन 1949 में फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया था ये, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस के बाद। करंट सेंट्रल ऑफिस जो है मुंबई में है, रीजनल ऑफिस इसके 27 रीजनल ऑफिस है प्लस 4 सब ऑफिस है। फिर आता है बेटा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई। ये क्या काम है इसका? नाम से क्या पता लग रहा है? जो कंपनीज बैंक करप्ट हो जाती है ना, कुछ कंपनीज बैंक करप्ट भी तो हो सकती है, तो उनके जो भी केसेस, जो भी सारे मैटर्स हैं, वो कौन देखता है? आईबीबीआई देखता है। कब स्टैब्लिश हुआ? 1 अक्टूबर 2016, अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। नेचर क्या है? की पिलर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी इकोसिस्टम। पर्पस क्या है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईबीसी, ठीक है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। ऑब्जेक्टिव्स क्या बेटा इसके? क्या पर्पस है? कवरेज देखो, कॉर्पोरेट पर्संस, पार्टनरशिप फॉर्म्स और इंडिविजुअल सब कवर्ड है, सब में से कोई भी इंसॉल्वेंट हो सकता है। अप्रोच देखेंगे, टाइम बाउंड रेजोल्यूशंस होते हैं इसके अंदर। गोल क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, कि जब इंसॉल्वेंसी होती है तो असेट्स की वैल्यू मैक्सिमाइज हो, ताकि जब पैसे की रिकवरी करी जाए तो असेट्स की वैल्यू से मैक्सिमम अमाउंट रिकवर करा जा सके, है ना। आउटकम क्या है? प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट। बैलेंस क्या रखता है? बैलेंस इंटरेस्ट ऑफ ऑल दी स्टेक होल्डर, सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को ये बैलेंस्ड करके रखता है, राइट। यूनिक फीचर देखें इसका अगर क्या है तो एक तो आईबीबीआई इज अ यूनिक रेगुलेटर बिकॉज इट रेगुलेट्स व्हाट? प्रोफेशन। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होती है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज होती है। बेटा हो सकता है कि आप में से भी कोई जो सीएस कर रहे हैं बच्चे वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं, मतलब देयर इज अ क्वालिफिकेशन जो सीएस है वो बन सकता है, ठीक है ना। तो इंसॉल्वेंसी के आपको अलग से एग्जाम्स वगैरह क्लियर करने होते हैं, तो यू कैन ऑल्सो बिकम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, मतलब कंपनीज के जो केसेस होते हैं इंसॉल्वेंसी के वो आप लड़ सकते हो, समझ गए। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज होती है। प्रोसेस क्या है? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और इंडिविजुअल बैंकरप्सी, ये सारे के सारे प्रोसेस और सारे केसेस में डील करे जाते हैं, ठीक है ना। आईबीबीआई राइट्स एंड एनफोर्स रूल्स फॉर द प्रोसेस, कौन कौन से? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन हमने पढ़ा अभी, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन भी देखता है, और इंडिविजुअल बैंकरप्सी अंडर द कोड, ये सारे एरियाज कवर करता है आईबीबीआई, ठीक है ना। बात समझ आई बेटा। फिर हमारा एनसीएलटी कौन है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जहां पर कंपनीज के केसेस फाइल होते हैं, है ना। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, पहले कंपनी लॉ बोर्ड हुआ करता था, इसका नाम सीएलबी, बाद में नाम चेंज होकर हो गया एनसीएलटी। तो इसका क्या काम है बेटा? कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 408 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, इफेक्टिव फ्रॉम इस डेट से। क्वासी जुडिशियल बॉडी है। पर्पस क्या है? एडजुडिकेट मैटर्स रिलेटिंग टू दी कंपनीज, कंपनी से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, जो कंपनीज के भी तो केसेस होते हैं ना, कंपनीज फ्रॉड कर दे, मान ले कुछ कर दे, तो उनके केसेस यहाँ पर डील करे जाते हैं, कॉर्पोरेट केसेस। यहाँ पर भी एज अ सीएस केस लड़ते हैं लोग, है ना, कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली दीज आर दी की गवर्नमेंट बॉडीज बेटा, ठीक है।
इंपॉर्टेंट हमने कवर करी है। और अभी देखते हैं NCLAT के, अगर आप NCLT के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो ये एक और अपीलेट ट्रिब्यूनल है। NCLT ने ऑर्डर पास करा कंपनी के लिए, अब उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, NCLAT में जाएगा, ठीक है ना, यानी अपीलेट करेगा, उसकी अपील कहां करेगा, इस सेक्शन के अंडर इनकॉर्पोरेट हुआ है इस डेट से, पर्पस के हेयरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ NCLT। मेन बात, NCLT के ऑर्डर के अगेंस्ट जो अपील होगी वो कहां होगी, NCLAT में होगी। ज्यादातर एक्ट्स में हमेशा एक अपीलेट ट्रिब्यूनल होती ही है, ठीक है ना। एक वो होगी अथॉरिटी जो मेन ऑर्डर पास करेगी, उसके ऑर्डर से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो उसी की अपीलेट ट्रिब्यूनल होगी एक, जहां पर जाके आप केस फाइल कर सकते हो कि आपको इस ऑर्डर से दिक्कत है, फिर वहां पर आपका केस रीओपन हो सकता है, और हो सकता है बाद में फेवर में डिसीजन आ जाए और बाद में फिर से डिसाइड होता है, ठीक है बेटा। तो ये सारे कुछ केसेस हमने कवर किए बड़े तरीके से की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, और भी एक दो छोटे छोटे हैं, मेन इंपॉर्टेंट सारे आपके एग्जाम रिवीजन के पर्पज से हमने सारे कवर कर दिए बेटा। तो फटाफट से एक बार आरंभ सीरीज में जाके भी एक बार देख लियो पूरा वीडियो ढंग से, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे बच्चों, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।